ब्लॉगिंग से कितने पैसे बन जाते हैं? एड नेटवर्क से है ना तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट बन जाता है, लेकिन मेन क्रेडिट जो मैं दूंगा इसका वो मैं अपनी वालदा को दूंगा। कितने परसेंट हो तो यूट्यूब कहता है कि यार चलो इसको उठाओ वीडियो? और यूट्यूब 90% एंगेजमेंट पर ही है। आपका कंटेंट जो है आप जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लें उसकी टोटल $700-800 बन रहा है। 1000 प्लस है ऑनलाइन अगर यूट्यूब का भी डाला जाए। स्टडी के हवाले से तो मुझे इतना एक्सपोजर नहीं मिल सका। अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था 3rd ईयर का, मैं जॉब्स ढूंढने लग गया। उधर भी इलेक्ट्रिकल में जॉब तो नहीं हुई मुझे, लेकिन मुझे उधर क्वालिटी में जॉब मिल गई। यूट्यूब का ऐसा करियर स्टिल लिया जा सकता है? 50,000 मंथली बना रहा हूँ या 40,000 मंथली बना रहा हूँ, तो फिर उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली थी? अल्हम्दुलिल्लाह शादी का जो मुझे लगता है अभी तक मेरा बेस्ट डिसीजन था। वो न्यू कमर्स को क्या पैगाम देना चाहोगे? जो एससीबीटी का है ना आई स्किल्स में 70% जो बंदा लेक्चर्स ले लेता है तो उसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। एक फैक्ट्री वर्कर से यूट्यूब का निंजा और ब्लॉगिंग में हजारों डॉलर बनाने वाला आदमी। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव तो नहीं है, कस्बा कह सकते हैं, छोटा सा शहर कह सकते हैं, शाहकोट। और वहीं से ताल्लुक है हमारे एक होनहार बच्चे शनावर असलम का, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जो सक्सेस वीक में आपको नजर आते होंगे। उन्हीं के गाँव का एक नौजवान उमर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी एक्साइटिंग है। ये लफ्ज़ मैं वैसे हर किसी के लिए बोलता हूँ, लेकिन इनकी स्टोरी से मैं खुद रिलेट कर पा रहा हूँ कि हमारे पंजाब के देहातों का जो डायलेमा है, जो प्रॉब्लम है, जो हम इश्यूज देखते हैं, और वो इश्यूज ना सोशल मीडिया पे डिस्कस होते हैं, ना टीवी पे डिस्कस होते हैं, और ना हम लोग कहीं पे डिस्कस करना पसंद करते हैं। एक ऐसे ही बैकग्राउंड से उठ के आने वाला नौजवान आज माशाल्लाह यूट्यूब पे हजारों डॉलर बना चुका है, ब्लॉगिंग से हजारों डॉलर हर महीने बना रहा है, और माँ बाप का अकेला बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, बहुत से चैलेंजेस को मात दी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उमर से, और बाकी बातें हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं क्या हाल है? बड़े अरसे से हमारी जो स्टोरी रिकॉर्डिंग थी पेंडिंग थी। जी सर। और सबसे पहले ये बताओ कि ये एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर में करते हो अपनी वीडियोस की? बड़ी ब्राइट सी और लगता है कि तगड़ा सा फिल्टर यूज किया हुआ है। सर अभी जो रिसेंटली मैं कर रहा हूँ ये तो मैं आईफोन पे करता हूँ। बिल्ट इन एडिटर पे या कैपकट वगैरह पे? नहीं, आई मूवीज आईफोन का ही जो है ना अपना एडिटर है। अच्छा, कैपकट भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन मैं आई मूवीज ही मोस्टली यूज करता हूँ। मैं कंप्यूटर यूज नहीं करते? प्रीमियर नहीं, वो मैं Final Cut Pro? मैंने एडिटिंग के लिए वो यूज नहीं किया, वो ब्लॉगिंग के लिए और करता हूँ। एडिटिंग खुद करते हो? जी, एडिटिंग खुद करता हूँ मैं। मतलब यूट्यूब के लिए कोई हायरिंग नहीं की हुई? नहीं, कोई नहीं हायरिंग है। कैमरामैन किसी को भी साथ ले लिया? कैमरामैन वैसे मैं खुद भी पकड़ लेता हूँ और ट्राइपॉड यूज करता हूँ। अच्छा, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये जो व्लॉगर्स होते हैं, ये व्लॉग्स बना रहे होते हैं, जी जी। एकदम यूं करते हैं और फिर यूं कर लेते हैं, ये कैसे करते हैं? वो कैमरा पकड़ते हैं ना उसका। यूं? अच्छा, यूं ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। यूं पकड़ कर यूं कर लिया? हाँ, वैसे मुझसे तो नहीं होता है, ये नहीं घूमता। ऐसे भी कर लेते, ऐसे भी कर लेते, घूम जाता है। 1-2 चैनल पे मैंने वर्क किया है व्लॉगिंग टाइप, उसमें एक दोस्त मेरे साथ होते हैं, वो कैमरा वर्क कर लेते हैं। लेकिन जो मेरा मेन चैनल है उस पर मैं ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ और उसको एक जगह फिक्स किया होता है और उसके साथ जो मैं ना रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। चलें, बात से बात निकल रही है, कितना एक किरदार होता है एंगल के चेंज होने का व्लॉगिंग के अंदर? मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका हर 15-20 सेकंड्स के अंदर सीन चेंज होना चाहिए, एंगल चेंज होना चाहिए। जी। तो आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हो या आप बस फिक्स करके और उसके सामने शुरू हो गया? जितना आप चीज़ें नई दिखाएंगे, चेंज करते रहेंगे, उतना एंगेजमेंट ज़्यादा रहती है यूज़र की। और यूट्यूब 90% एंगेजमेंट पर ही है। आपका कंटेंट जो है आप जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लें, उसकी टाइटल टैग्स जितने मर्जी अच्छे लगा लें, जब तक आपकी एंगेजमेंट नहीं बनेगी तब तक आपके कंटेंट एंगेजमेंट में सबसे ज्यादा रेट रिटेंशन को? जी, ऑडियंस रिटेंशन। कि वीडियो कितनी लेंथ में देखी ऑडियंस ने? मिसाल के तौर पर 5 मिनट की वीडियो है और उसको लोग 2 मिनट एवरेज वॉच टाइम 2 मिनट देख रहे हैं, 3 मिनट देख रहे हैं। जितना ज्यादा देखेंगे, कितने परसेंट हो तो यूट्यूब कहता है कि यार चलो इसको उठाओ वीडियो? इसमें सर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी अपनी वीडियो की रिटेंशन होती है, दूसरे नंबर पर वो जो कंटेंट है ना जो आप डाल रहे हैं उसमें आपके कंपटीटर्स को भी देखा जाता है। अब एक कंटेंट इस तरह का है कि उस पर 5 मिनट की वीडियो है, सारे लोगों की 1.5 मिनट लोग देख रहे हैं और उसमें आपके 2 मिनट भी आ गए तो काफ़ी है। तो काफ़ी हैं। तो अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें 3-4 मिनट
यूट्यूब का एल्गोरिथम ये चीज़ देख रहा होता है, तो ये फिक्स नहीं होता। बाकी वैसे जो अगर ओवरऑल बात करें तो 50% से अबव हो या 50% के राउंड अबाउट बहुत हो, ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा है। वो अच्छा माना जाता है। और वीडियो सजेस्टेड में या ब्राउज फीचर्स के जरिए वायरल होना शुरू हो जाती हैं। यूट्यूब से वैसे बात अगेन निकल आई, यूट्यूब का ऐसा करियर स्टिल लिया जा सकता है? लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा रश हो गया है, क्रिंज कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, फैमिली व्लॉगिंग ने तबाह कर दिया चीज़ों को, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जब तक अकेला यूट्यूब किया मैंने खुद, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई नहीं किया, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। स्टार्ट में तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर एक लेवल आपका आता है, आपके मल्टीपल चैनल्स हो जाते हैं या आपकी फेस वैल्यू इतनी हो जाती है कि आप किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं रहते। मतलब आपकी फेस वैल्यू इतनी है कि अगर आपका अकाउंट बैन होता है या आप बनाते हो तो वो भी चला जाएगा, या फिर आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो फिर आप इसको एज अ कैरियर, अगर आप कहते हैं कि मैं मिसाल के तौर पर 50,000 मंथली बना रहा हूँ या 40,000 मंथली बना रहा हूँ, तो फिर उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, यू आर द राइट पर्सन जिससे मैं ये क्वेश्चन करूँ, यूट्यूबिंग वर्सेस ब्लॉगिंग, क्योंकि दोनों में आप सक्सेसफुल हो माशाल्लाह। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सेम निश पे यूट्यूब पे और जो ब्लॉग है, ब्लॉग पे ज़्यादा बनते हैं और यूट्यूब पे आरपीएम उसकी निस्बत कम होता है। दूसरे नंबर पर टाइम और इन्वेस्टमेंट, यूट्यूब पर अब ऑटोमेशन के चैनल्स आ गए हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें कर लेते हैं। ऑटोमेशन से मुराद फेसलेस चैनल्स है ना? जी, ऑटोमेशन को हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा फैंसी फेसलेस चैनल्स, हाँ बिल्कुल मतलब ऐसे, एआई के थ्रू आप स्क्रिप्ट भी हाँ, बनाओ और या आपको इस तरह का चैनल बना जिसमें आपका फेस नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो किसी से वीडियोस बनवा रहे हैं आप और आप जस्ट चैनल मैनेज कर रहे हैं, थंबनेल भी कोई बंदा और बना रहा है। ब्लॉगिंग में देखते हैं उसमें थोड़ी कॉस्ट आती है, डोमेन बाई करनी पड़ती है, पोस्टिंग फिर उसको साल बाद रिन्यू भी करवाना पड़ता है, तो फिर इसमें कॉस्ट वाइज यूट्यूब फ्री है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ब्लॉग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, बाकी इसमें रिटर्न ब्लॉग से पैसे थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पर अगर आपके 5-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं और थोड़े सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं आप, उसमें आपको हिट नहीं लगती, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और वो आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। वैसे मैंने तो कल ही एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नहीं है मतलब उनकी यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो उनके 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनके मैंने व्यूज़ देखे हैं 3,000, 5,000, 4,000 से ऊपर नहीं जाते। फिर ये क्या है? अगर वो हिट नहीं होती, उसमें आपका ट्रेंड बड़ा मैटर करता है, और चीज़ें ना लोग एक देख देख के चीज़ को ना उकता जाते हैं। यूट्यूब पर ये है कि आपको कंटेंट चेंज करते रहना पड़ता है। अगर आप सेम कंटेंट दे रहे हो सकता है कि वो 6 मंथ काफ़ी अच्छा चले, उसके बाद उसका ट्रेंड डाउन हो या लोग उस चीज़ से उकता जाएं, वो फिर उसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। कुकिंग्स के काफ़ी चैनल्स हैं जिन पे मिलियंस में थी, अब वो जो चैनल्स हैं वही जब सेम कंटेंट डाल रहे हैं तो वो काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, तो वो लोग चीज़ देख देख के ना उकता जाते हैं। ये जो डेली व्लॉगर्स हैं जो आजकल डेली व्लॉगिंग करते हैं, वो इसीलिए उनको कुछ ना कुछ ला के देना पड़ता है आपको दिखाने के लिए, तो फिर ही उनका कंटेंट। चलें ठीक है, ये तो हो गया, अब आते हैं आपकी स्टोरी की तरफ। ज़िम्मेदार फैमिली से तल्लक है। 2013 में मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की। स्टडी तो DI किया था मैंने, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। अच्छा था पढ़ने में, मैं मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन घर के हालात इस तरह के थे कि वो इजाज़त नहीं मिल रही थी कि फाइनेंशली आगे इसको कैरी करने की। अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था 3rd ईयर का, मैं जॉब्स ढूंढने लग गया। मुजफ्फराबाद गया, आज़ाद कश्मीर में 2-3 मंथ उधर जॉब की, मतलब सीख ही रहा था काम, तो उधर काम नहीं बना, 2-3 मंथ फ्री उधर काम किया। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। लाहौर में गोर में फैक्ट्री है फूड की, तो उसमें काम किया कोई 1 साल के राउंड अबाउट। क्या काम किया था? उनका जो रॉ मटेरियल का स्टोर होता था ना, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर था मैं। मतलब कि इन जो चीज़ें आ रही होती थी रॉ फॉर्म में, उनको कंप्यूटर में इंटर करता था, और जो चीज़ें वो उधर से फिर स्टोर्स वाले लेके जा रहे होते थे, इन्वेंट्री को मैनेज करते थे। जी जी, ठीक है। हमारे गांव का एक लड़का उधर मैनेजर था, उसने मुझे अपने साथ, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं थी, लेकिन उसने मुझे कंप्यूटर थोड़ा बहुत मुझे आता था, तो उसने वो ना उधर सॉफ्टवेयर एक था, उसको मैं ऑपरेट कर लेता था उधर 1 साल की। उसके बाद फिर मैं इधर सदाकत टेक्सटाइल है, इसमें मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, क्योंकि मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल की थी, उधर आ गया। उधर भी इलेक्ट्रिकल में जॉब तो नहीं हुई मुझे, लेकिन मुझे उधर क्वालिटी में जॉब मिल गई। तो उधर मैंने तकरीबन 2-2.5 साल जॉब की फैक्ट्री में। लेकिन फैक्ट्री जॉब के दौरान मेरी शादी हो गई। इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली थी? शादी इतनी जल्दी इसलिए कि मेरी 6 सिस्टर थी और मैं अकेला भाई था उनका, 5वां नंबर था मेरा। बड़ी सिस्टर्स की शादी कर दी थी घर वालों ने। तो मेरी वालदा जो थी वो थोड़ी बीमार रहती थी, उनको हेपेटाइटिस का इशू था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी यहाँ शादी जल्दी हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान यंग होता है तो उसकी अपनी भी ख्वाहिश होती है। घर वालों ने कहा, मैंने कहा ठीक है कर दें।
الحمدللہ شادی کا جو مجھے لگتا ہے ابھی تک میرا بیسٹ ڈیسیجن تھا وہ, کیونکہ اس سے پہلے جو میرے فائنینشیل حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے. شادی کے بعد میرے فائنینشیل حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے. اس کی 2 ریزنز میں سمجھتا ہوں. ایک تو بندہ شادی کے بعد ذمہ داری لینے لگ جاتا ہے, ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے تھوڑا. جی ایسے ہی ہے. اور دوسرے نمبر پر جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی اس میں آ جاتی ہے, بچے ہوتے ہیں. لیکن مین کریڈٹ جو میں دوں گا اس کا وہ میں اپنی والدہ کو دوں گا. وہ میرے لیے بہت زیادہ دعا کرتی تھی, میرا بیٹا جو ہے نا بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بنے گا. ابھی الحمدللہ میں نے بہت زیادہ کی. شروع سے ہی مجھے یہ تھا کہ میرے والدین کھیتی باڑی کرتے ہیں یا وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ بنوں. لیکن وہ اسٹڈی کے حوالے سے تو مجھے اتنا ایکسپوجر نہیں مل سکا کہ میں یونیورسٹی تک نہیں جا سکا. لیکن بعد میں ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتا رہا. مجھے یوٹیوب کا پتہ چلا 2014 میں. تیمور پردیسی, ان کو کریڈٹ دوں گا میں اس چیز کا, انہوں نے وہ بھی آپ کے فیصلہ بات کی ہے. جی وہ فری کورس کروا رہے تھے تب, آئی تھنک 2014 کی بات ہے. تب میں نے انٹرسٹ لیا, وہ تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ جابس چلتی رہی اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت چلتا رہا, سیکھتا رہا. میں 2017 میں نے پھر جاب چھوڑ کے اپنی شاپ بنا لی. اس میں شاپ کا یہ سین ہے کہ ہمارے نا جو گاؤں ہوتے ہیں نا ان میں جو زمین ہوتی ہے آپ کی وہ اس کو بہت ویٹیج دی جاتی ہے, ماں سمجھا جاتا ہے. ماں سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ سیل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں سیل کر دیا. اس طرح کے ورڈ یوز ہوتے ہیں. میرے پاس انویسٹمنٹ تو تھی نہیں, تو میں نے امی ابو سے کہا کہ تھوڑی سی مجھے انویسٹمنٹ کر کے دیں, اور انہوں نے زمین سیل کر دی. ابو تھوڑا ہچکچا رہے تھے کیونکہ وہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے نا, تو والدہ نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں اس کو کر کے دیں, مجھے اس پر بھروسہ ہے کرے گا یہ. انہوں نے مجھے پھر سیل کر کے دی. 4 کنال جو ہے نا تقریباً 10-12 لاکھ کی سیل کی تھی, 10 یا 12 آئی تھنک, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں. کس ایئر میں؟ یہ 2017 میں. سستی ہے آپ کے یہاں زمین؟ اب بھی تقریباً اس کا 20-25 لاکھ ریٹ ہے, ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے وہ, کیونکہ سائڈ پہ تھوڑا سا نا گاؤں والی سائڈ ہے. پہلے میں نے وہ اس میں گارمنٹس میں جانے کا سوچا, اس میں مجھے شاپ شہر کے اندر نہیں ملی, تو پھر میں نے ادھر بہنوئی جو میرے تھے نا وہ کرتے تھے کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کام, وہی میں نے شاپ پھر پینٹ ہارڈ ویئر کی اور سینٹری وغیرہ کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ میں نے شاپ بنا لی. اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے شاپ پہ تھوڑا ٹائم مل جاتا تھا کہ میں اس کو دیکھتا رہتا تھا. کچھ میں نے چینلز بنائے, کاپی رائٹڈ کنٹینٹ کیا, تو اس میں کچھ میں سکسیس ملی کچھ میں نہیں, کیونکہ اس پہ اسٹرائک لگ جاتی, چینل جو ہے آپ کا اڑ جاتا ہے جب آپ کاپی رائٹ. اب تو بہت اسٹرکٹ ہو گیا یوٹیوب, تب پھر بھی تھوڑا بہت چل جاتا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ہے نا آن لائن فیلڈ جو ہے اتنی مزے کی نہیں ہے, جب مرضی چینل بند ہو جاتا ہے. میں نے 1 سال کوئی بیچ میں اس میں گیپ دیا, لیکن جو وہ بندہ جس نے مطلب تھوڑا سا سیکھ لیا تھا, چسکا پڑ گیا تھا اس کا, وہ سال بعد پھر مجھے آیا. میں نے کہا کیوں نہ جو میں کام کر رہا ہوں کہیں اور ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا جو ایک دفعہ آن لائن سینیریو دیکھ ایسے لینا. ہی ایسے ہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس کو ایک مطلب پھر ٹرائی کیا جائے, جو میں کام کر رہا ہوں یہی لوگوں کو بتا دیتا ہوں. مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چینل وائرل ہوگا اور اتنی جو ہے نا اس کی ریچ چلی جائے گی. 2-3 ویڈیو میں نے شوٹ کر کے ڈال دی تو وہ اچھے ویوز آئے ان پر. انگیجمنٹ سے پتہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس چیز سے مجھے جو ہے نا وہ کافی بوسٹ ملا, اور میں نے پھر اس کو کیری کیا. وہ تقریباً 1 سے 1.5 منتھ میں اس کے ریلیٹڈ چینل مونیٹائز ہو گیا. تو اب اس پر ماشاء اللہ 2 لاکھ سے اوپر اس چینل پر سبسکرائبر ہیں. اب ہم دوسرے چینل پر بھی میں ورک کر رہا ہوں, لیکن وہ جو ہے نا وہ میرا اس پہ ولاگنگ ہے, مطلب آپ ولاگس بناتے ہو. پہلے میں کنسٹرکشن مٹیریلس ہیں ان کے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتا تھا. اچھا, وہ کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ, مطلب کوئی بندہ گھر تعمیر کر رہا ہے اس میں کون سی اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مٹیریل کے حوالے سے. اچھا, اس سے سیلز بھی ہوتی ہیں, سیلز بڑھتی ہیں؟ اس سے سیلز مجھے کافی زیادہ میلز آتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں بلاگنگ میں آیا میں اسی وجہ سے آیا تھا کہ میں ویب سائٹ بنانا چاہ رہا تھا ای کامرس کی. تو میں نے دیکھا کہ یار میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ, مجھے نا اتنا سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں پہلے اس کے ساتھ ٹچ نہیں تھا بلاگنگ کے ساتھ. پھر آپ کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ تنویر ناڈلا صاحب کرواتے ہیں بلاگنگ, تو میں نے سوچا کہ میں نے یوٹیوب پہ 4-5 سال ضائع کر کے پھر اس کو سیکھا, تو بلاگنگ جو ہے اس کو میں جلدی سیکھ لوں گا اگر میں کوئی اچھا کورس بائی کر لوں. میں اس نیت سے آیا تھا کہ اپنی سائٹ بناؤں گا, ادھر سیلنگ کروں گا. تو لیکن جب میں نے کورس جوائن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار اس میں تو ڈالرز یوٹیوب سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں اگر بندہ کام کرنے والا ہو. میں نے پھر اس کے ساتھ ساتھ بلاگنگ سٹارٹ کی, اپنی سائٹ سٹارٹ کی, اور الحمدللہ پہلی سائٹ ہی جو ہے وہ یوٹیوب کا بھی اس میں کافی ہاتھ تھا کیونکہ میں ادھر سے بھی ٹریفک ڈرائیو کرتے تھے. ٹریفک ڈرائیو کی میں نے ادھر, اسی نش پر میں نے بنائی سائٹ جس پر چینل تھا. اور میں نے چینل پر ایک چیز کی کہ میں لنک سے نہیں لے کے گیا ٹریفک. اچھا, میں نے اس میں پراپر لوگوں جو ٹک ٹاکرز کہتے ہیں کہ آپ سرچ کرو یہ میں نے ادھر وہی بلاگس ڈال دیے جو ادھر میں ایکسپلین کرتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے لوگوں کو کہا کہ یار یہ اگر انفارمیشن آپ 24 گھنٹوں میں کسی وقت چیک کرنا چاہ رہے ہیں, یہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں,
विजिट करूँ? तो ये मेरी वेबसाइट का नाम है। आप गूगल पर जाओ, नहीं उनको प्रॉपर गाइड करता था मैं, गूगल पर जाओ, गूगल पर जाके ये साइट का नाम लिखो, आपके सामने साइट आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया और जो मेन कीवर्ड था मेरा साइट का, अब उसका 30-40 हज़ार उसका वॉल्यूम बन गया। अच्छा, ब्रांड बन गई। एससीबीटी ने मुझे क्राइटेरिया दिया था कि 30,000 वॉल्यूम का वर्ड ढूंढना है, मैंने वो 40,000 अपनी ब्रांड का ही बना वही लिया। बन गया। तो उसके बाद मैंने फेसबुक भी स्टार्ट कर दी, तो उस पर अब माशाल्लाह डेली के 1 लाख प्लस व्यूज आ जाते हैं फेसबुक पेज पर। वो राइट्स मैनेजर मुझे मिला है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी मुझे मोनेटाइजेशन भी मिल जाए। यूट्यूब से भी बंदा कमा रहा है, ब्लॉगिंग से भी कमा रहा है, फेसबुक पे भी हाथ साफ करने लगे हो। जी, फेसबुक से ट्राई कर रहा हूँ। अब इसको मैं ब्रांड बनाने का सोच रहा हूँ। आपसे मेरी बात भी हुई थी इस सिलसिले में, जब हमारी निश सिलेक्शन हुई थी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, तब 1 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे, कि मेरी इसके रिलेटेड मैं बनाना चाह रहा हूँ। और आपने मुझे मशवरा दिया था कि आप इसको ब्रांड बनाओ, इसमें मल्टीपल चीज़ें कवर करो। वैसे ही मैंने उसको लेकर चला और अब माशाल्लाह अच्छी ट्रैफिक है, 8-10 हज़ार डेली क्लिक्स। ब्लॉगिंग से कितने पैसे बन जाते हैं? ब्लॉगिंग से जो एड नेटवर्क से है ना, तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा गेस्ट पोस्ट अभी मैंने रिसेंटली थोड़ी सी उस पर भी काम किया है, क्योंकि वो मुझे मेल्स काफ़ी ज़्यादा आती थी, जो मेरी साइट थी ना कि हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए। तो अब मैंने थोड़ी सी आउटरीच की, कुछ साइटें निकाली हैं जो मुझे उधर से मेल्स आती हैं, फिर मैं उनको वो साइट्स भी दिखा देता हूँ। तो उससे भी तकरीबन $300-400 बन जाता है मंथली। टोटल $700-800 बन रहा है। 1000 प्लस है ऑनलाइन, अगर यूट्यूब का भी डाला जाए। तो अब आप जो ब्लॉग्स चला रहे हैं उनको क्या ये सजेस्ट करोगे कि यूट्यूब चैनल बना लें, और जिनका यूट्यूब चैनल है क्या उनको सजेस्ट करोगे कि ब्लॉग बना लें? यूट्यूब जिनके चैनल्स हैं ना, वो लाजमी ब्लॉग बनाएं। ईजी है रैंक करना, क्योंकि जब मैंने आपका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस वक्त मैं एज अ होस्ट बैठा हूँ, एक्सपर्ट नहीं बैठा। मैंने ये एक साइट और बनाई, उस पर भी मैंने आजमाया इसको ना, कि जब आपकी डोमेन सर्च होती है ना, तो फिर उसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं। गूगल शायद ये समझता है कि ये कोई ब्रांड है, ऑलरेडी लोग इसको जानते हैं, तो फिर वो ऑफ पेज के बगैर ही ना वो उसको जो है रैंक करना शुरू कर देता है। हमने 3 साइट्स पर ये हमने यही पढ़ा था कि डायरेक्ट ट्रैफिक जी बिल्कुल रैंकिंग सिग्नल और सबसे स्ट्रॉन्ग वन बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मेरा दोस्त है हमारे गांव का ही, उसने भी चैनल बनाया, उसने ना एग्रीकल्चर में किया हुआ था, अभी आया हुआ है साथ में हमारे। तो वैसे आप उसकी सक्सेस स्टोरी ज़्यादा लगाए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसने एग्रीकल्चर में की हुई है, BS किया हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी। तो वो जॉब ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली। मैंने कहा यार जब तक आपको जॉब नहीं मिलती ना, हमारा एरिया एग्रीकल्चर का है, आप एग्रीकल्चर पर चैनल बनाओ, क्योंकि जो हमारे देहात होते हैं उनमें किसानों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत नॉलेज दो, इसके साथ साथ जो फसलें हैं उनको कवर करो। तो उसने साइट बनाई और चैनल बनाया। चैनल उसका 1 मंथ और 17 दिन में मोनेटाइज हो गया। इसके साथ उसकी वेबसाइट भी उसने एक नाडला लिंक भी नहीं बनाया। अच्छा। वो डेली 1500 क्लिक्स 2000 क्लिक्स पर आ गई। 3-4 मंथ में वो साइट भी उसकी ना सेल होगी 2.5 लाख में। पहले उसका जो था ना, वो मैंने उसको धक्का स्टार्ट था कि चलो यार आओ इस तरफ। अब वो खुद कह रहा है कि अब मैं इंशाल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करूँ। ऐसा देख लिया ना एकदम। जी ऐसे। अच्छा, इससे पहले आपको पहला $1 बनाने में 4 साल लगे थे? जी यस। 17 से स्टार्ट किया और 20 तक। वैसे हमने चैनल्स बनाए थे, सेल किए थे कुछ चैनल्स ना, मतलब अर्निंग डॉलर्स में जो थी ना वो प्रॉपर 21 में हुई। वैसे चैनल बनाते थे, उस पर कॉपीराइट के जरिए सब्सक्राइबर आते थे, वो चैनल हम सेल कर देते थे। ठीक है। तो प्रॉपर जो अर्निंग आप जिसको कहते हैं, जिसको आप रिलायबल समझे कि हर मंथ मुझे इतने पैसे आने हैं, एडसेंस से आने हैं मुझे, तो उसमें 4 साल लगे थे। उसमें 4 साल लगे। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं जो मैंने आपको बताई नहीं, जो पहले मैंने आपको अर्निंग बताई थी वो एड नेटवर्क्स की थी। इसमें अब मुझे ब्रांड्स जो है, स्टील के ब्रांड्स, सीमेंट के ब्रांड्स, सोलर पैनल्स के ब्रांड्स रीच आउट करते हैं और मैं एड्स भी, वीडियो शूट भी कर देता हूँ उनको ना। ओके। पेड कंटेंट भी बना देता हूँ, तो वो उनसे प्रोजेक्ट्स वो भी मिल रहे हैं। मेरी साइट पर एक स्टील के रिलेटेड ऐड लगा हुआ है, उनसे हम मंथली $100 जस्ट एक पिक्चर लगाई हुई है मैंने ना ऐड की, उसको हम चार्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तानी ब्रांड कम कर रहे हो वैसे चार्ज जी। उसको तो एक लीड मिल जाए इतने पैसे तो असल में वो काफी अभी के नहीं है, तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, डील्स करनी भी नहीं आती थी। डायरेक्ट बंदा, अब कोई बंदा आपको कहे कि हम आपको एक पिक्चर लगाने का मंथली 30,000 रुपए देंगे, आपने तो बाकी कहना ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब आते हैं, अब उनको हम थोड़ा ज्यादा बताते हैं न्यू कमर्स को, जो भी आपके जूनियर्स हैं इवन हाई स्किल्स के अंदर, या ऑब्वियसली लाइफ में स्ट्रगल करें, क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि स्किल डेवलप करें अपने, किसी एक चीज़ को सीख लें या 2 कुछ सीख लें, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो, चाहे ब्लॉगिंग ही क्यों ना हो। इसमें आपकी स्किल जो है ना वो मैटर करती है बहुत ज़्यादा। पहले कंपटीशन थोड़ा कम था, अब भी इतना ज़्यादा नहीं मैं समझता, लेकिन फिर भी अगर आप 2-3 लोग होंगे, उनमें आपकी स्किल अच्छी होगी तो आपको जो है रैंकिंग ज़्यादा जल्दी मिलेगी, यूट्यूब पर भी और ब्लॉग में भी। कितना अरसा जुड़े रहे यार, आपकी तो हिम्मत है, 4 साल लगे रहे। अब सीखने को बहुत चीज़ें हैं ना, मैं बता देता हूँ। मेरी भांजी हैं 3 SCBT 12 में, डिस्क्लोज कर देता हूँ मैं उनकी अर्निंग भी। वो 60 to 70,000 पर मंथ बना रही हैं।
माशाल्लाह। ठीक है, वो क्या सर्विसेज दे रही हैं, नाडला लिंक्स की, कंटेंट राइटिंग की, इन दोनों सर्विसेज से एक 9th क्लास में है, अच्छा, एक FSC में है और एक BS कर रही है। तो वो तीनों ने एडमिशन तो एक ही हुआ था उनका, लेकिन वो तीनों आपके लेक्चर्स लेती रही, तो मैंने भी उन पर चेक एंड बैलेंस रखा। मुझे पोटेंशियल नज़र आता था कि ये कर लेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे ख्याल से SCBT 12 कंप्लीट नहीं हुआ, उनके अभी नहीं लेक्चर्स हुआ कंप्लीट। वो 70-80,000 पर मंथ पर आ चुकी हैं। जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्पार्क है। जी, थोड़ी मैं सी ये भी भी कहूँगा कि अगर बंदा जो SCBT का है ना आई स्किल्स में 70% जो बंदा लेक्चर्स ले लेता है, तो उसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। इसमें सर एक चीज़ ऐड करना जी चाहूँगा, जरूर करें। मेरी सिस्टर्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करती हैं, क्योंकि अब मेरी वालदा तो है नहीं। इसके बड़ी अलावा सिस्टर जो होती है ना वो माएँ होती हैं एक्चुअली। जी, इसके अलावा मेरी जो वाइफ है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती अच्छा, हैं। वाइफ को क्रेडिट देने के लिए पहले बहनों को आपने मस्का लगाया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तब तो मेरी सैलरी 15 से 16 हज़ार थी, और 6-7 मंथ मैं फैक्ट्री में जॉब भी करता रहा शादी के, क्योंकि अच्छा, ताने नहीं मिलते कभी कोई अकड़ शकड़ दिखाओ घर में कि अच्छा वही तो हो तुम, साइकिल पे घूमते थे, आज पैसे आ गए हैं तो। नहीं सर, मेरी वाइफ मुझे तो मिलते हैं भाई, मेरी वाइफ क्योंकि मतलब जब छोटे थे ना तो कज़न ही है ना, जी जी, तो मैं तो साइकिल पे घूमता था, तो कहती है अच्छा आज नाम वाले बन गए हो तो ऐसी बातें करोगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने कहा कि यार आप, अगर मैं थोड़ा कम टाइम दे सकूं, आपने इनको फुल टाइम देना है। तो वो स्कूल जाना, उनको सारा मेंटेन करना, ऑनलाइन फील्ड की तरफ मैं उनको नहीं लेके आया, ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है इतना ऑनलाइन फील्ड में। एक्चुअली मदर होना फुल टाइम जॉब है। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं है। यही समझता मैं भी ये चीज़ समझता हूँ, और मैंने उसको भी ये कहा हुआ कि यार आप ये जो है ना आप इनको संभाल लो, और इसके बाद बाकी जो इनके एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। वालिद भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरे साथ लेक्चर्स, मैं उनको बताता रहता हूँ कि ये चीज़ है, आपको पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब आपका कहीं कभी चक्कर लगे तो शाहकोट, तो फिर ज़रूर बताइएगा, ज़रूर, उनसे भी आपको इंशाल्लाह। बुलवाएंगे। चलें जी, आई होप कि आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।